क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आप लोगों को पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेली करंट अफेयर 14 जनवरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह 6 बजे जो आपको करंट अफेयर मिलता है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको ठीक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। डेली 8 बजे शाम को आपको लाइव डाउट डिस्कशन जो है सेशन चलता है हमारा। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, जैसे भी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है तो उसका भी मैं वीडियो जल्दी ही दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई डाउट लोगों को काउंसलिंग करानी है, गाइडेंस, या फिर क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। एक ही ऑफिशियल नंबर है 9650347272। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स में आ सकते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में ये सारे हैं, ठीक है, हिंदी दोनों में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जो पहला हमारा टॉपिक है वो है अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021। अब ये अटल टिंकरिंग लैब वाले क्या होते हैं, इस बच्चे कुछ स्कूल के बच्चों को इसमें जोड़ा जाता है और फिर उनको सोचने पे, टिंकर करने पे जो है कराया जाता है, ताकि वो कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर जैसे यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, तो क्या चीज़ें उसमें हम और एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सॉल्यूशंस ढूंढ कर इनोवेटिव तरीके से सोच कर, क्रिएटिव तरीके से सोच के आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ये यंग माइंड्स को इन्वॉल्व करने का एक तरीका है। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है अभी अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021, ठीक। और जो चैलेंज था वो किसके सहयोग के साथ यहाँ पे लॉन्च किया था, क्योंकि स्पेस है तो इसरो, और बच्चे हैं तो सीबीएसई, ठीक। लॉजिकल है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अटल टिंकरिंग लैब के अलावा, ठीक, अटल टिंकरिंग लैब के अलावा जो नॉन अटल टिंकरिंग लैब वाले स्टूडेंट्स भी थे, मतलब जो अटल टिंकरिंग लैब में नहीं भी थे, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। 2500 सबमिशन आए थे इस चैलेंज में। 75 यानी कि 75 टॉप इनोवेटर्स को सेलेक्ट किया गया, और ये जो है 6 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। जो उद्देश्य था कि जो है नवाचार तरीके से यंग स्कूल स्टूडेंट्स को जो है स्पेस सेक्टर में वो सोचें और उसके बारे में भी लर्न भी करें, ठीक। साथ ही साथ प्रोग्राम जो स्पेस प्रोग्राम का, उसमें कुछ चीज़ें वो क्रिएट भी कर सके अपनी सोच के द्वारा, ठीक। इनोवेटिव सोच चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, एक फैक्ट है, यूपीपीएससी और स्टेट पीसी में ये फैक्ट पूछे आते हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक जो था वो भी आपका कब से कब तक था, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में था। ये याद रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं ना, इनका तो एक पेज बना लो। जैसे टारगेट्स बताइए, कौन कौन कोई स्कीम है, कोई जैसे कि आपका टीबी को ख़त्म करना है, मलेरिया को ख़त्म करना है, तो ये टारगेट वाला एक पेज बनाओ, ठीक। ये जो वीक हैं, डे हैं, इनका पेज बनाओ, ताकि आखिरी में रिवाइज करने में आपको आसानी हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित थे। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 सेकंड टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमी का, वो है कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक। आपका एमएसएमई जो होता है, मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक। लघु सूक्ष्म और जो है मध्यम इंटरप्राइजेस जो हैं, इनके जो है कई सारे टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक। अब देखो, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का उद्देश्य हमारा क्या होगा भाई, टेक्नोलॉजी से हम कुछ उसकी प्रोडक्ट बढ़ाएं, ठीक है ना। जो जो भी एमएसएमईज हैं, उनमें कुछ नए जो है मशीनरी लेके आए, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए, ताकि एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली हम काम कर सकें। सिंपल सी चीज़ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट कई सारे टेक्नोलॉजी सेंटर है हमारे पूरे देश में, उसमें इन्होंने पुदुचेरी में आपका इनॉग्रेट किया टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। और किस दिन किया, नेशनल यूथ डे पे किया, जो कि 12 जनवरी पे होता है, और इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, ठीक। ये जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, इसमें जो है ये इसका उद्देश्य ये है कि ट्रेनिंग कराई जाएगी टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो हमने यहाँ पे यूथ को स्किल्स भी दे रहे हैं, एक तरीके से 20,000 यूथ को दिया जाएगा, और ये सपोर्ट करेगा 2,000 एमएसएमई को, और इंक्यूबेट करेगा स्टार्टअप, यानी कि उद्यमिता भी जो बढ़ानी है लोगों में भाई। इंडस्ट्रीज़ कौन चालू करता है, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, तो उनको भी यहाँ पे शुरुआती टाइम पे जो है उनके आइडिया को पहुँचाना, कैसे क्या चीज़ें वर्क करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर में
जो है किया जाएगा, ठीक, ताकि जो लोकल इकोनॉमी है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था हमारी, वो और अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सके। पूरे देश में हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम एक हमारा चलता है, उसके अंतर्गत ये खोले जाते हैं, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम। ठीक, ये सपोर्ट करते हैं जो अभी एमएसएमई हैं और जो आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और डेवलपिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, मैन पावर को ट्रेनिंग देना, कंसल्टेंसी देना, सलाह मशवरा करना उनके साथ में, डेवलपिंग करना कम्पिटिटिव एज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है अडॉप्ट करना। ठीक, एमएसएमई मिनिस्ट्री हमारी भैया अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, इससे एक इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, क्योंकि छोटे शहरों में भी है, छोटे वर्ग के लोग भी, सब लोग इसमें काम करते हैं, तो एक तरीके से सबकी सामाजिक आर्थिक जो है यहाँ पे सुधार होता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, जीएस पेपर 3 आपका सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। ठीक, यानी कि समावेशी विकास। तो इसमें सतत रूप से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि लगातार बनती रहे, ऐसा नहीं कि अभी ये प्रोजेक्ट चला फिर खत्म हो गए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, एमएसएमई सेक्टर की एक वेबसाइट भी है, जरूर देखिएगा। आज ये आप लोग का होमवर्क है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा है, और इसमें मैक्सिमम जो हमारा कंट्रीब्यूशन है रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, वो भी एमएसएमई सेक्टर की वजह से ही है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो है विकास अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, और ये अफ्रीका की पहली है। अगर आप देखते होगे नेशनल ग्रिड से जो हाईवे पे जाते समय कई बड़े बड़े जो होते हैं ना, बिजली के तार जाते हैं, तो वो सारी ट्रांसमिशन लाइन में आती हैं। ठीक, और ये अफ्रीका की पहली ऐसी ट्रांसमिशन लाइन बनाई प्रोजेक्ट है जो कि पीपीपी मोड में होगा। पीपीपी मोड क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, सार्वजनिक निजी साझेदारी। तो ये प्रोजेक्ट जो है, अब इसमें इंडिया का भी रोल है। इंडिया में पावर ग्रिड एक संस्था है, कॉरपोरेशन है, कि ऐसे जो है टावर ये सब बनाती है। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह पावर एक जो है वो पूरे में स्ट्रक्चर में निवेश करने प्लेटफॉर्म है। तो मान लीजिए आपको अगर निवेश करना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अलग अलग अफ्रीका की कंट्रियों में, तो आप 50 के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, तो इसमें तो 50 क्या है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसको बताया। अच्छा, ये जो पहला प्रोजेक्ट है ट्रांसमिशन का पीपीपी मोड में, ये केनिया में हो रहा है। ये बस मेन चीज़ें इसमें याद रखने वाली थी यहाँ पर। ठीक, बाकी लेसो से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, केनिया में हो रहा है, और ट्रांसमिशन है प्रोग्राम ये आपका पूरे अफ्रीका में पीपीपी मोड में। ठीक है, वेस्टर्न केनिया को मदद और ट्रांसमिशन नेटवर्क को अच्छा करेगा, उसका फैलाव ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन करेगा। अफ्रीकन 50 मैंने आपको जैसा बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बाय डेवलपिंग एंड इन्वेस्टिंग इन बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, मतलब कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला सकता है, तो उसके अफ्रीका 50 के थ्रू आप कर सकते हो। इसमें पब्लिक सेक्टर का जो कैपिटल है, मतलब जिस देश में भी कर रहे हो उनका भी कुछ सार्वजनिक पैसा भी लगेगा, और प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे क्योंकि कॉर्पोरेशन निगम है, कंपनी है। ठीक है, और ये जो है डिफरेंशिएटेड फाइनेंशियल रिटर्न और इम्पैक्ट मिलते हैं। अफ्रीका 50 है क्या, वो समझ लेते हैं। इसमें शेयर है कि कितने जो है कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आप लोग को कमेंट करके बताना है। और दुनिया में कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, ये कमेंट करके जो बताइए। 28 तो भाई साहब अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। इसके अलावा 3 जो हैं और संस्थाएं हैं, जैसे कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट एंड बैंक अल मागरेब। ये एक रीजन होता है अल मागरेब। ठीक, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, एजुकेशन संबंधित है। अभी देखिए, एजुकेशन जो स्कूल्स हैं हमारे, उसमें स्वच्छता के लिए पुरस्कार की बात करी जा रही है यहाँ पर 21-22। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता में वैसे भी रहना चाहिए, अच्छा रहता है, हाइजीन रहता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो कुछ पैरामीटर्स पे दिया जाएगा अलग अलग स्कूलों में पुरस्कार की भावना होगी, तो मतलब वो अच्छा करेंगे तो उनको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिल रहा है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, अगर कोई खराब करे कुछ काम
तो उसको पनिशमेंट भी होना चाहिए। ठीक, ज़्यादातर क्या होता है कि लोग पनिशमेंट करना तो जानते हैं लेकिन रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन नहीं करना जानते। ठीक, तो जब अच्छा करें या फिर उनके अंदर अच्छा करने की एक हेल्दी कंपटीशन की भावना डालने के लिए इस तरीके के पुरस्कार रखे जाते हैं। अब स्कूल जो है आपके स्वच्छता पे ध्यान दें, इसके लिए रखा जा रहा है और इसका सफिशिएंट टाइम जो है आपका दिया गया है मार्च 2022 तक कि वो अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग स्कूल। और इसमें ये देखा जाएगा, इंस्पायर किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपका अवार्ड दिया जाएगा स्कूलों पे अगर वो अच्छा काम करते हैं, उदाहरण देने वाला काम करते हैं। वॉश में, ये वॉश वर्ड जो है यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, क्या है? वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन को मिलाकर वॉश सब्जेक्ट शब्द बनता है। इसके अलावा और भी जो बेंचमार्क और रोड मैप तैयार करेंगे फॉर स्कूल्स को, कि उनको बताया भी जाएगा भाई जो कर रहे हैं वो तो है ही है, साथ ही साथ उनको बताया भी जाएगा भाई साहब कि कैसे इंप्रूवमेंट आप भविष्य में कर सकते हैं। ठीक, इन ऑर्डर टू क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन, उनका खुद से जो है आत्म प्रेरणा मिलनी चाहिए, जागरूकता मिलनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले जो है ये 2016-17 में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने स्टार्ट किया था। 2021-22 में ये सारी कैटेगरी के जो स्कूल हैं उनके लिए ओपन है। ये वाला पुरस्कार मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट का स्कूल हो, गवर्नमेंट के द्वारा वित्तीय पोषित या फिर एडेड स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया देखिए ये है कि ऑनलाइन मूल्यांकन जो किया जाएगा वो ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा 6 सब कैटेगरी में। ये सब कैटेगरी याद जरूर रखिएगा। वॉश तो आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म की ट्रिक बता दी, उसमें आप याद कर रखेंगे। वाटर, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग विद सोप। इसके अलावा संचालन और मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस हो गया। बिहेवियर चेंज, ठीक है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि मतलब स्वच्छता की तरफ लोग करें। क्या होता है पब्लिक स्कूल में लोग गए अपना, अरे ये तो सरकार काम है, अपना गंदा करके चले आए। नहीं, ऐसा नहीं। साथ ही साथ ये तो 5 तो कैटेगरी हैं, एक नई कैटेगरी जोड़ी गई जिसका नाम है कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ठीक भाई, सैनिटाइज होना चाहिए, अपना सैनिटाइजेशन करके रखो, मास्क वास्क वहाँ पे दो बच्चों को, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जो कुर्सियाँ हैं वो थोड़ी दूर दूर रखो। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी और इससे जनरेट किया जाएगा ओवरऑल स्कोर और रेटिंग, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें अवार्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे दिया जाएगा। 5 स्टार रेटिंग जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है उस पर दिया जाएगा। मान लीजिए सब जिसने बहुत अच्छा काम किया उसको 5 स्टार, जिसने नहीं सही काम किया उसको 1 स्टार। ठीक, और हर स्कूल जो है एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक, और नेशनल लेवल पे 40 स्कूल को जो है अवार्ड दिया जाएगा। जो अवार्ड मनी है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 50,000 से 60,000 कर दिया गया है पर स्कूल के लिए। और 6 सब कैटेगरी में भी अलग अलग जो लोग अच्छा काम करेंगे भाई साहब, जैसे कोविड के लिए सबसे अच्छा इसने किया तो उसको भी पर स्कूल 20,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक, पूरी चीज़ समझ में आ गई आपकी। स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22, इसमें समग्र शिक्षा स्कीम की बात हुई है। ये क्या चीज़ है ये आप लोग को होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर जाके देखना, स्कीम वाले पोर्शन में दे रखा है। ठीक है, सोर्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। जो निवेशक होते हैं उनको शिक्षा देना और उनका जो है प्रोटेक्ट करना, उसके लिए फंड बनाया गया था। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनियों के होते हैं। आप लोग पता है कि भाई साहब कई लोग कंपनियां होती हैं वो लोग शेयर मार्केट पे अपने शेयर्स निकालती हैं, तो आप एक तरीके से क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो उन कंपनियों में, उनके शेयर होल्डर बनते हो और फिर वो पैसा कंपनी को मिलता है, वो कंपनी फिर और अच्छा काम करने की कोशिश करती है और प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करती हैं। ठीक, तो इसके लिए कई सारे जो निवेशक हैं, कई सारे हमारे जैसे जो छोटे निवेशक हैं, उनको ये पता तो होना चाहिए भैया कि कहाँ करें, कौन सी कंपनी, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे जो है कंपनी काम करती है, कौन सी फ्रॉड कंपनी है या कौन सी में हमें नहीं करना है, तो अच्छी कंपनी में निवेश करें। तो इसके लिए रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक, हमारे छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फंड बनाया गया कि हम खर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फंड बनाया, हम खर्चा करेंगे कि लोगों को, निवेशकों को जागरूक बनाएं, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको एजुकेट करें। तो उसके लिए फंड बनाया गया। अब इस फंड को जो है मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका क्या नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। आई होप कि मैंने बहुत ही इसको क्लियर तरीके से आपको बता दिया। अदरवाइज ये अगर आप सीधे से पढ़े, कोई बता दे हाँ ये बनाई गई है, इसने एमओयू किया है इग्नू और जो है ये ज्ञान दर्शन चैनल पर चलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपको जो है इतना आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इस फंड की जो अथॉरिटी है उसने अभी समझौता ज्ञापन किया है इग्नू के साथ में।
ठीक, क्योंकि एजुकेट करना ना लोगों को। तो इग्नू के साथ में किया है कि भाई साहब इन्वेस्टर एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी को, वित्तीय जो साक्षरता उसको बढ़ाने के लिए यूथ में हम जो ज्ञान दर्शन एक चैनल होता है फ्री 24 घंटे चलता है ये, उस पर टेली लेक्चरिंग मतलब कुछ पढ़ाएं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू। ठीक, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर होगा। इग्नू ज्ञान दर्शन चैनल जो है ये मैसेज देगा और प्रोग्राम के लिए मैं बताएगा सारी चीज़ें, कैसे क्या चीज़ें करना है। 75 इसमें जो है एपिसोड होंगे। ठीक, और 24 घंटे जो है ये लाइव टेली लेक्चरिंग सीरीज होती है। तो ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे उस पर 75 एपिसोड का एक लेक्चर बनाए जाएंगे। ठीक, इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, भाई एक्सपर्ट ही तो बता पाएगा। तो ICAI हो गया, ये आपका चार्टर अकाउंटेंट्स वाली संस्था हो गई, ICSI हो गई, सीनियर ऑफिशियल जो अथॉरिटी के वो वाले हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अदर रेगुलेटर से भी बुलाए जाएंगे, जो लोग अपना ज्ञान यहाँ पर देंगे निवेशकों को। ठीक, उनको अब चाहिए क्या चीज़ है, ये किस कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेक्शन धारा 125 के अंतर्गत ये वाली संस्था बनाई गई थी। और एडमिनिस्ट्रेशन, ये मतलब आपका प्रशासन देखता है IPF फंड, जो ये फंड किसके थ्रू बनाई गई थी, 125 सेक्शन सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। ठीक, कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना। मान लीजिए, तो अगर मान लो अगर इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो संस्था है, अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक्स्ट्रा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप क्या जवाब दोगे? ये स्टैट्यूटरी वैधानिक निकाय है, क्योंकि एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस लॉ के अंतर्गत ये संस्था बनाई गई है। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव इसका वही है, सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि रिफंड, किसी का मान लीजिए शेयर था, रिफंड उसको नहीं मिला है तो रिफंड मिले, लाभांश मिले, डिविडेंड मिले। ठीक, अमाउंट ट्रांसफर करने वाली चीज़ें सेक्शन 124 125 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो भी राइटफुल क्लेमेंट हैं जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिलेगा। IEPFA वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है, इसलिए अलग से मैंने आपको बताया है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 से इंदु मल्होत्रा कमेटी। अब मैं जब आपको ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी अपॉइंट करी है कि अभी जब प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे थे तो वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उससे संबंधित, तो आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप हमारा लगातार वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर का, तो आपको लगेगा कि सर अभी तो आपने कल दूसरी कमेटी बताई थी। यस, बिल्कुल बताई थी। उस कमेटी का नाम था सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। ठीक, इसको लेकिन होम मिनिस्ट्री ने बनाया था। सुधीर कुमार सक्सेना जो हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरिएट में सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं। ठीक, सचिव हैं। तो वो सुधीर कुमार सक्सेना वाली कमेटी जो है होम मिनिस्ट्री बनाई थी, और ये इंदु मल्होत्रा जो कि एक रिटायर्ड जज भी हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। क्यों बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने? भाई साहब, एक लॉयर्स वॉइस करके एक जो है NGO है, उसने कहा था भैया सिक्योरिटी ब्रीच जो है उसमें देख रेख करिए, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तो उन्होंने कमेटी बनाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें इंदु मल्होत्रा जी के अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और DG सिक्योरिटी ऑफ पंजाब और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, ये सब लोग भी रहेंगे, लेकिन इंदु मल्होत्रा जी जो है कमेटी की हेड होंगी। ठीक, ये इनकी फोटो है और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी ये होम मिनिस्ट्री ने बनाई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, इसमें ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। ब्रॉडकास्ट अब ये टीवी से संबंधित है। ठीक, टीवी संबंधित है, और इसमें टीवी के जो भी प्रोग्राम आते हैं इन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब इसने बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया को ये बोला है कि जो भी न्यूज चैनल है उनकी रेटिंग करो तुरंत। कई सारे न्यूज चैनल ऐसे भी हैं भाई साहब, जो भी न्यूज टू रिलीज न्यूज रेटिंग विद इमीडिएट, तो वो कई सारी फेक न्यूज भी करते हैं, तो उनकी रेटिंग अगर वो ज्यादा इस तरीके के काम करेंगे तो रेटिंग कम हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज है। बार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ज्वाइंट इंडस्ट्री बॉडी है इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, जैसे कि स्टार टीवी, GTV, ये सारी चीजें हो गए। एडवर्टाइजर हो गए जो विज्ञापन देते हैं ISA, और एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसी AAAI। ठीक, ये गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, ध्यान रखना। ये तो इन तीनों को जोड़कर ये बनाया गया है बार्क। ठीक, 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कि एक कंपनी तरीके से इसको चालू किया गया था मुंबई में, और ये रिफॉर्म इसमें कई सारे किए गए हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरसाइट कमेटी बनाई गई। नई रेटिंग जो है वो उनको नई रेटिंग आपकी जो है लानी है इनको बार को।
न्यूज़ के लिए, और ताकि जो है कौन सही काम कर रहा है, फेयर एंड इक्विटेबल फॉर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं सब जगह, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाएगा बस। ठीक, इतना बस आपको देखना है। मिनिस्ट्री ने एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई थी प्रसार भारती सीईओ की के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने बोला था जो टीआरपी होती है तो उसके अनुसार क्या चीज़ें होनी चाहिए, कोई गलत तरीके से आजकल होता है ना कि गौर से देखिए ये वो करके जो है हो हल्ला मचाकर लोग बहुत चिल्लाने वाले बहुत आते हैं आजकल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये आपका जबरदस्ती टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको जो शब्द दिया गया है, मान लीजिए कभी एसएस में पूछ ले तो मुझे याद आ गया इसको पढ़ाते हुए, येलो जर्नलिज्म बोलते हैं इसे। जबरदस्ती का सेंसलाइजेशन करना, न्यूज़ वही है आसानी से बताई जा सकती है, शांति से बताई जा सकती है, लेकिन चिल्ला चिल्लू के जो है आपको ध्यान खींचना और टीआरपी बढ़ाने का काम करती है। ठीक, तो इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। ये अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज। देखिए इंडिया और यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी के बीच में डायलॉग हुआ। अब देखो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ये केस है, ठीक है ना। ये जो करंट अफेयर है ये आंतरिक सुरक्षा संबंधित है। इंडिया में होम मिनिस्ट्री और यूएस में जो है उसको होमलैंड सिक्योरिटी बोलते हैं, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो डायलॉग हुआ वो सचिव के बीच में हुआ। इंडिया के होम मिनिस्ट्री के सचिव और यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी के जो सचिव हैं वो लोग मिले और वर्चुअल मोड में मिले भाई साहब, और उन्होंने बातचीत करी, भाई सिक्योरिटी बढ़ाना, ये करना वो करना, आपस में जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करो, काउंटर टेररिज्म करो, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कल आप लोग को बताया था, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब के बारे में बात करो। और आगे इन्होंने कहा है कि अभी तो हम सचिव मिले हैं, आगे हम चाहते हैं कि मंत्री भी हमारे जो है, जैसे कि हमारे यहाँ से जो है अमित शाह जी हो गए और वहाँ पे होमलैंड सिक्योरिटी के जो मंत्री होंगे उन लोग की भी मीटिंग आगे कराई जाए। ठीक, तो ये सिक्योरिटी लेवल की थी, सॉरी ये है आपका सचिव लेवल की थी, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग थी, ये बस ध्यान रखिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वही सारी बोल बचन वाली बातें यहाँ पर बताई गई है। अभी सचिव लेवल की मीटिंग थी, ठीक है ना, आगे मंत्री लेवल की मीटिंग कराने का सोच रहे हैं लोग। जनरल स्टडीज पेपर 3 आपका सिक्योरिटी इशू संबंधित, इसको इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ सकते हैं। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल, देखो सोनिक मैंने आप लोग कल भी बताया था कि साउंड की जो स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड करके होती है, तो उसका अगर इंटू 5 कर दो, आप 5 गुना कर दो, उससे ज़्यादा की अगर तेजी से अगर कोई मिसाइल जाती है तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। आसान, समझ में आ गई चीज़, ठीक। और इससे जो है आपका जो है अभी क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया में जो वहाँ के शासक हैं किंग जोंग उन, उन्होंने एक मिसाइल जो है उसका टेस्ट किया, और जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल थी। हालांकि इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया कि 10 गुना ज़्यादा स्पीड थी साउंड से इसकी, और उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजिक मिलिट्री मसल हमें बढ़ाना है। और मतलब नॉर्थ कोरिया टोटली जो है पूरी अपनी सैन्य क्षमता पे दुनिया में, वहाँ पे इतना सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो है विकास नहीं है, ठीक, लेकिन जो है वो सैन्य जो है शक्ति के बल पर दुनिया में अपना जो है एक गुंडा टाइप से होता ना जो है गली मोहल्ले में, वैसा जो है ये कार्य करता है, यूएसए के खिलाफ रहता है। क्यों? अच्छा, गुंडा जो है वो क्यों यूएसए को क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि वो समझता है कि सबसे बड़ा जो गुंडा है दुनिया का, उसको जो है छेड़ो, उसको जो है परेशान करो तो हमें जल्दी जो है मिलेगी, जो है तवज्जो जल्दी वो करेंगे। ये लोग भी करते हैं, ये नेगेटिव मार्केटिंग इसे कहते हैं। क्या करना है, वैसे अपना प्लेटफॉर्म चलाना है तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो हो उसको गाली देने लगो, तो लोग को फोकस आ जाता है। जितने भी अब बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको गाली दोगे तो उसके कई सारे हेटर्स होंगे, उसके कई सारे हेटर्स होंगे तो वो तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये लोग मार्केटिंग करते हैं, आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि कौन कौन आपके आसपास या फिर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो वो ये चीज़ें करते हैं। ठीक, बड़े बड़े चैनल को गाली दो और उनके हेटर्स को अपना फॉलोअर बना लो। तो खैर इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये है कि आपको समझ में आ जाए तो नॉर्थ कोरिया करता क्या है। ठीक, यूएसए नॉर्थ कोरिया को रोग नेशंस में जोड़ता है। रोग नेशंस क्या है, एक बार जरूर पढ़िएगा। इन्होंने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, ठीक है, और इनकी जो 5 ईयर प्लान होते हैं ना नॉर्थ कोरिया की, उसमें भी इन्होंने क्या रखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इनको बनानी है, टॉप प्रायोरिटी है। 700 किलोमीटर तक ये उड़ा और 10 माह की स्पीड की थी, इसको बोला गया, काफ़ी तेज़ थी भाई साहब। और इसमें मैनुएबिलिटी यानी कि जो है पैतरेबाजी भी जब उड़ रहा होता तब कर लेता, तो इसको जो है हार्डर टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट, मतलब इसको रोकना और ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उड़ते हुए भी पैतरेबाजी कर लेता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे उड़ रहा था, इसको सामने दिखा कोई जो है मिसाइल आ रही है ऐसे, ठीक, तो इसने क्या किया, तुरंत ऐसे कर लिया, तो ये मिसाइल यहाँ चली गई लेकिन ये बच के निकल गया। तो इसको बोलते हैं पैतरेबाजी करना, सिंपल आसान भाषा में। ठीक, और इसने अपना टारगेट वगैरह हिट कर दिया, वो सारी बातें हैं।
साउथ कोरिया ने पहले, देखिए नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया ऊपर हो गया, चाइना से जुड़ा हुआ है, साउथ कोरिया जो है साउथ में है, इसको यूएसए सपोर्ट करता है। थार्ड नाम की एक मिलिट्री मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थार्ड, ठीक है ना, ये यूएसए नहीं दे रखी है साउथ कोरिया में, और ये यूपीएससी ने पूछा भी था, इसलिए भी बता रहा हूं मैं कि इस तरीके की न्यूज आती है तो आप लोग को फोकस करना चाहिए। तो साउथ कोरिया ने पीछे कहा था, अब साउथ कोरिया नजर तो रखता ही भाई क्या कर रहा है ये भाई सब मिसाइल। तो पहले जब टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले, तो उसने कहा था अरे कुछ ज्यादा डिंगे हाँ करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, इस बार वाले टेस्ट में इन्होंने प्रोग्रेस करी है लास्ट वाला टेस्ट जो था उससे, उसके कंपेरिजन में। ठीक, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है एटलीस्ट 5 टाइम जो है साउंड की स्पीड से ज्यादा हो तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और ये मैन्यूवर कर सकता है फ्लाइट में, बीच फ्लाइट में, तो इसको ट्रैक करना हार्ड होता है और इंटरसेप्ट भी करना हार्ड होता है। अब देखिए, ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल दिया भी था, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। एस सोमनाथ जी जो है इसरो के नए चेयरमैन बन गए। एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ, ये अब ये चेयरमैन बन गए हैं इसरो के। और ये इसरो का तब मतलब पद संभाल रहे हैं जब कई सारे रिफॉर्म सुधार हो रहे हैं, क्रिटिकल मिशन और प्रोजेक्ट जो है आने वाले हैं या चल रहे हैं, जैसे गगनयान। ठीक, गगनयान में एक इंजन यूज होता है, उसका नाम विकास इंजन है। मेरा नाम विकास है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वैसे भी ये क्वेश्चन पूछा सकता है। गगनयान में जो स्पेस फ्लाइट है, ये ह्यूमंस को जो है, भारतीयों को जो है देश में सॉरी स्पेस में ले आने का एक जो है प्रोजेक्ट है। ठीक, उनको क्या बोला जाएगा जो ह्यूमंस जाएंगे, व्योम, व्योम करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, विकास इंजन है। सोमनाथ जी ने जो है अभी ये डायरेक्टर हैं आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बताइए कहाँ पर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम पहले भी किया हुआ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, जीएसएलवी मार्क 3 के MK3 में भी, जो कि क्रायोजेनिक इंजन से चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा भार उठाने के लिए बहुत एसेंशियल जो है व्हीकल है। ठीक है ना, क्रायोजेनिक यानी कि -273 टेम्परेचर से भी, सेल्सियस से भी कम। तो बढ़िया, बहुत जो है काफ़ी टेक्निक इसमें ज़्यादा चाहिए, बढ़िया टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडिया ने भी इसमें जो है किया, इन्होंने काम किया है इसमें, बढ़िया बात है। 2003 से जुड़े हुए थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे भाई साहब जीएसएलवी MK3 के, ये 2010 से 14 के बीच में। कितना टाइम लगता है, कई लोग आप लोग परेशान होते हो ना कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। देखो 2003 में था और अब जाके इन्होंने जो है GSLV Mark 3 का, और अभी एक फेल भी हो गया था, खैर वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कितना टाइम लगता है बड़ा काम करते हो तो। ठीक है, 2.5 ईयर ये डायरेक्टर भी रहे हैं लिक्विड सिस्टम प्रोफेशन सेंटर के, वलियामाला में, बताइए कहाँ पर है ये। और अभी जो है ये डायरेक्टर थे आपके 2018 से VSCC के। ठीक है, VSCC के ये 2018 से डायरेक्टर भी थे। क्रायोजेनिक इंजन स्टेज के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है स्वदेशी रूप से। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ, इनकी फोटो यहाँ पर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं समरी क्विक रिवीजन। 14 जनवरी का ATL स्पेस चैलेंज 2021, आपका जो स्पेस वर्ल्ड स्पेस वीक होता है वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर था पिछले साल। 6 सितंबर से जो है ये 2021 के अक्टूबर से ये चालू किया गया था स्पेस चैलेंज। अटल टिंकरिंग लैब, बच्चों को जोड़ना है, तो ये आपका अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, CBSE और स्पेस से संबंधित तो इसरो भी इसमें ज्वाइंटली है। ठीक है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर अभी इनॉग्रेट किया गया, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुदुचेरी में। ठीक, और अफ्रीका का पहला ट्रांसमिशन PPP प्रोजेक्ट है। PPP प्रोजेक्ट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रांसमिशन, वो जो बिजली के तार इधर से उधर बड़े हाई टेंशन तार जो होते हैं उनको ले आना। अफ्रीका का पहला है ये, तो पावर ग्रिड भारत की तरफ से, और अफ्रीका 50 करके एक संस्था है जो कि अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ में मिलकर ये लोग केनिया में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, इसके लिए 2021-22 के लिए अब इन्होंने मार्च तक के लिए कहा है स्कूलों को। ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट के हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा एडेड हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, सभी लोग इसमें आकर जो है भाग ले सकते हैं। मार्च 2022 तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 6 कैटेगरी हैं उसमें आप लोग करना है, जैसे वाटर, सैनिटेशन और हैंड वॉशिंग विद सोप हो गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग, बिहेवियर चेंज हो गया, और एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है जिसका नाम है कि कोविड से लड़ने और उससे बचने के जो है क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसके अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये एक फंड होता है जो निवेशक हैं उनको एजुकेट करना, प्रोटेक्ट करना, उसकी एक अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत है, तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। और ये अथॉरिटी अभी
आपका जो एक ज्ञान दर्शन टीवी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ की है, 24 घंटे चलती है। इसमें 75 एपिसोड का जो है एक टेलीविजन एक प्रोग्राम चालू करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने बात करी है आपकी। ठीक। इंदु मल्होत्रा कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा ब्रीच हुई थी अभी पंजाब में, उससे संबंधित एक और कमेटी बनाई गई थी। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ था, कमेंट में करके बताइएगा, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री ने बनाई थी। ये इंदु मल्होत्रा कमेटी, लॉयर्स वॉइस करके एक जो है एनजीओ है, उसने केस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में ब्रीच हुआ था उससे संबंधित। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक, इंडिया। तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, सूचना मंत्रालय जो है, उसने इनसे कहा कि भैया न्यूज रेटिंग चालू करो तुम। ठीक, इतना ही है ये। इंडिया और यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। इंडिया में होम मिनिस्ट्री और यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी, ये दोनों ही आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को देखरेख करते हैं। अभी दोनों के ही सचिव लोगों ने अभी मीटिंग करी है, वही है काउंटर टेररिज्म को रोकना है, काउंटर टेररिज्म करना है, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करना है, वैसे काम बातों पे उन्होंने जो है वार्ता करी। और अभी ये कहा है कि आगे हम मंत्रियों की भी जो है मीटिंग करना चाहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल अभी नॉर्थ कोरिया ने जो है लॉन्च करी, और हाइपरसोनिक का मतलब ये होता है कि साउंड की स्पीड का कम से कम 5 गुना होना। ठीक, तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अभी इसका जो है ट्रेनिंग यहाँ पे टेस्ट किया। एस सोमनाथ जो है आपके नए इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को करंट अफेयर? अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग को जुड़िए आपके अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और लोगों को जरूर बताइए कि ये जो हमारा एक एजुकेशनल, क्वालिटी एजुकेशनल और संगठित तरीके से तैयारी कराने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे स्टडी प्लान, करंट अफेयर डेली, ठीक, 6 बजे करंट अफेयर स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, लाइव डाउट डिस्कशन जो है सेशन भी होता है रोज 8 बजे, और बहुत कुछ। ठीक, हमारा एक ही नंबर है 9650347272, इस पे आप लोग व्हाट्सएप ऐप पे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करिएगा, मैसेज करिए। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक ले आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जबरत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। मकर संक्रांति की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा बताइए, मकर संक्रांति जैसे है यहाँ पर और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं अलग अलग जगहों पे, हार्वेस्ट वाले या इस टाइप के, बताइएगा। जैसे पोंगल है तमिलनाडु में, ठीक है, ओनम है, ठीक है, तो ये सारे बताइएगा। चलिए बाय बाय।